गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है हम अपने इस चैनल के माध्यम से डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स वन लाइनर्स की फॉर्म में आपको प्रोवाइड कराते हैं और वीकेंड पर पूरे हफ्ते का फ्री पीडीएफ मैं आपको दे देता हूं। तो 1 से 7 नवंबर तक का पीडीएफ आपको आज टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, जिसको आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से करंट अफेयर्स चर्चा में है। चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। रूस ने हाल ही में परमाणु हथियार ले जाने के लिए डिजाइन की गई बुलावा बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। तो आपसे सीधे पूछेगा कि हाल ही में चर्चा में रही बुलावा बैलिस्टिक मिसाइल किस देश ने इसकी टेस्टिंग की है, तो रशिया ने इसकी टेस्टिंग की है। इसके अलावा मैंने अभी आपसे 1 दिन पहले एक और बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया गया था यूएसए के द्वारा, यानी अमेरिका के द्वारा। उसका नाम क्या था? मिनटमैन 3। ठीक है, मिनटमैन थर्ड। ये अमेरिका के द्वारा टेस्ट की गई अभी एक बैलिस्टिक मिसाइल है। आईसीबीएम इसको बोला जाता है, यानी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल। तो दोनों को आप याद रखिएगा। मिनटमैन 3 अमेरिका ने टेस्ट की है, बुलावा बैलिस्टिक मिसाइल ये रूस ने टेस्ट की है। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश की एक गुफा से एलिसियस हिमालय नामक घोंगे की एक नई प्रजाति की खोज की गई है। तो सीधे भी पूछ सकता है कि एक नए घोंगे की प्रजाति की खोज कहां पर की गई है, तो ये अरुणाचल प्रदेश की एक गुफा से की गई है। नाम क्या है? एलिसियस हिमालय। और देखिए, ये सबसे छोटे घोंगे की एक प्रजाति होती है। ठीक है, जो घोंगा होता है उसका कई सारे प्रजातियां पाई जाती हैं भारत में, तो सबसे छोटे घोंगे में से ये एक है। तो इसको भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। हाल ही में कंबोडिया के वरिष्ठ वन अधिकारियों और फ्रंटलाइन कर्मचारियों का एक प्रतिनिधि मंडल पन्ना टाइगर रिजर्व, जिसको पीटीआर लिखा जाता है शॉर्ट में, इसमें प्रशिक्षण के लिए आया और भारत के बाघ पुनरुत्पादन कार्यक्रम और इसके सभी पहलुओं का अध्ययन किया। तो कंबोडिया से एक पैनल आया था जिसकी पन्ना टाइगर रिजर्व में ट्रेनिंग की गई, और स्पेशल जो उनका फोकस था, जो भारत का प्रोजेक्ट टाइगर है जो 1973 में लॉन्च किया गया था, उसकी सफलता को भारत ने कैसे अचीव किया, कैसे हमने टाइगर्स की संख्या बढ़ाई है। और आपको पता है दुनिया के लगभग 70% से ज्यादा बाघ इस समय इंडिया में ही निवास करते हैं। तो उसका पूरा स्टडी इन्होंने किया कि भारत ने क्या ऐसा किया जिससे उनके यहाँ बाघों का एक तरह से संरक्षण पॉसिबल हो सका। तो पन्ना टाइगर रिजर्व के बारे में कुछ फैक्ट्स मैंने डाले हैं। स्थान, यह मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में विंध्य पर्वत श्रृंखला में स्थित एक महत्वपूर्ण बाघ निवास स्थान है। आपको पता है जो विंध्याचल वाला एरिया है वो बायोडायवर्सिटी के लिए काफी अच्छा है। इसे 1994 में भारत सरकार द्वारा प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर मैं आपको बता चुका हूं 1972 में आया था। इसके अलावा प्रोजेक्ट एलिफेंट भी काफी इंपॉर्टेंट है, वो 1992 में आया था। इसकी विशेषता इसकी टेबल टॉप स्थलाकृति है। तो इसकी जो हम कह सकते हैं जियोलॉजी है वो थोड़ा टेबल टॉप तरीके की है, इसलिए काफी फेमस है। इसमें विस्तृत पठार और घाटियां शामिल हैं जो अलग अलग जीव जंतुओं के लिए काफी फेमस है। देखिए, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपसे सीधे पूछ ले कि पन्ना टाइगर रिजर्व में से कौन सी नदी होकर बहती है, तो ये केन नदी इस अभयारण्य से होकर दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। और केन नदी आपको पता है किसकी सहायक नदी है? ये यमुना नदी की एक सहायक नदी है, इसलिए वैसे ही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो केन जरूर याद रखिएगा। आपको पता भी होगा केन बेतवा इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट भी ये भी काफी फेमस है और सरकार की तरफ से इसको मंजूरी भी दे दी गई है। ये एक मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है, यानी सिंचाई के लिए, पेयजल के लिए और बिजली उत्पादन के लिए इस प्रोजेक्ट का यूज किया जाएगा। तो वो केन और बेतवा दोनों नदियों से मिलकर बनेगा। तो यमुना नदी की सहायक नदी और पन्ना टाइगर रिजर्व से होकर बहती है। पन्ना के बारे में एक चीज और फेमस है, ये एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है, यानी जैव मंडल अभ्यारण्य भी है। और भारत का जो लेटेस्ट जैव मंडल अभ्यारण्य है वो यही है। भारत में टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व है और 2011 में जो लेटेस्ट एडिशन है, लास्ट जो ऐड किया गया था 2011 में, इसको ऐड किया गया है पन्ना को। तो ये बायोस्फीयर रिजर्व है, इसको भी याद रखिएगा, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ये देखिए एक थोड़ा सा आर्टिकल आया था किस न्यूज़पेपर में, तो मैंने वहीं से ये उठा लिया। काले हिरणों और पक्षियों से भरा गिंडी राष्ट्रीय उद्यान भारतीय शहर में स्थित बहुत कम राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है। देखिए, 2 ऐसे राष्ट्रीय उद्यान है भारत में जो शहर के बहुत करीब स्थित है। ठीक है, जिसमें एक तो आपका गिंडी राष्ट्रीय उद्यान है जो आपका तमिलनाडु में स्थित है। इसके साथ साथ एक संजय गांधी है। ठीक है, संजय गांधी, इसको पहले बोरीवली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। बोरीवली सबको पता है कहां पर है, मुंबई में है। तो मुंबई के सबर्ब्स में यह स्थित है, संजय गांधी और गिंडी। तो दोनों को याद रखिएगा क्योंकि शहर के पास स्थित यही 2 राष्ट्रीय उद्यान है भारत में जो बहुत फेमस है। तो गिंडी के बारे में 1-2 मैंने लाइन डाली है। यह भारत का 8वां
सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है और शहर के अंदर स्थित बहुत कम राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है। आपको पता है शहर में वैसे ही बहुत ट्रांसपोर्ट रहता है, तो वहां पर शोर वगैरह होता है, तो बहुत ज्यादा जीव जंतु वहां पर नहीं आते, लेकिन कुछ उसके अपवाद हैं। मैंने दो आपको बता दिए, संजय गांधी जो कि मुंबई में स्थित है और गिंडी जो कि तमिलनाडु में स्थित है। यह तमिलनाडु के चेन्नई महानगरीय क्षेत्र के मध्य में स्थित है। तो इन दोनों को प्लीज आप जरूर याद रखिएगा। देखिए संजय गांधी मुंबई में है, एक और है संजय डुबरी, ठीक है, संजय डुबरी ये आपका मध्य प्रदेश में स्थित है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। संजय गांधी जिसको पहले बोरीवली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था, ये मुंबई में है, और संजय डुबरी ये मध्य प्रदेश में स्थित है। भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने मलेशिया के जोहोर में सुल्तान जोहोर कप 2023 में दिल थाम देने वाले मैच में कांस्य पदक हासिल करके एक और उपलब्धि जोड़ ली। इन्होंने पाकिस्तान को हराया था और ब्रॉन्ज मेडल मैच में इन्होंने पाकिस्तान को हराकर यह मेडल जीत लिया। तो सीधे आपसे पूछेगा सुल्तान जोहोर कप में भारत ने कौन सा पदक जीता, तो कांस्य पदक जीता है। किसको हराकर? पाकिस्तान को हराकर। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता है प्राइवेट सेक्टर के लिए जो एफडीआई है डिफेंस के क्षेत्र में वो 100% खोल दिया गया था, और ऐसा करने वाली पहली कंपनी कौन बनी है? स्वीडन की जो डिफेंस एजेंसी है साब, ठीक है, साब भारत की रक्षा परियोजनाओं में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए मंजूरी प्राप्त करने वाली पहली विदेशी कंपनी बनकर इन्होंने इतिहास रच दिया है। तो ये देखिए प्रश्न जरूर पूछा जाएगा, एफडीआई से संबंधित प्रश्न वैसे भी आते रहते हैं, ये वैसे ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहली विदेशी कंपनी बनी है। तो स्वीडन की साब ने भारत की रक्षा परियोजनाओं में 100% एफडीआई के लिए मंजूरी प्राप्त कर कर इतिहास रच दिया है, और ऐसा कंपनी वाली ये पहली फॉरेन एस्टेब्लिशमेंट है या फॉरेन कंपनी है। बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच क्रिकेट विश्व कप 2023 मैच के दौरान घटनाओं के एक नाटकीय मोड़ में श्रीलंका के पूर्व कप्तान एंजेलो मैथ्यूज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में टाइम आउट होने वाले पहले खिलाड़ी बनकर क्रिकेट के इतिहास में अपना नाम दर्ज करा लिया है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में टाइम आउट होने वाले, एक्चुअल में क्या होता है, देखिए जब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट आप खेलते हैं तो जब एक प्लेयर आउट होता है उसके 3 मिनट के अंदर अंदर जो नेक्स्ट प्लेयर है उसको बॉल फेस करनी पड़ती है, लेकिन वर्ल्ड कप में इस रूल को चेंज किया गया, वर्ल्ड कप में इसको 2 मिनट कर दिया गया। लेकिन एंजेलो मैथ्यूज के हेलमेट में कुछ गड़बड़ी हो गई थी जिसकी वजह से ये हेलमेट बदलने चले गए और इसमें थोड़ा सा टाइम निकल गया, तो बांग्लादेश ने इस पर अपील की और इन्हें आउट करार दे दिया गया है। ठीक है, तो ये पहले ऐसे प्लेयर बन गए हैं जिनको अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में टाइम आउट दे दिया गया। काफी ज्यादा आलोचना भी हुई बांग्लादेश के जो कैप्टन है शाकिब अल हसन की इसके ऊपर, क्योंकि एक कहीं ना कहीं गेम स्पिरिट या स्पोर्ट्स स्पिरिट के अगेंस्ट माना गया। लेकिन रूल जो कहते हैं उनका जो बयान था वो यही था कि रूल्स के हिसाब से ये सही है, तो मैंने रूल्स फॉलो किए हैं। तो ये पहले प्लेयर बन गए हैं जो टाइम आउट हुए हैं। श्रीलंका के पूर्व कप्तान भी थे ये एंजेलो मैथ्यूज, इनको याद रखिएगा। आवासीय और शहरी मामलों का मंत्रालय, जिसको इंग्लिश में मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स बोला जाता है, इन्होंने एक नई इनिशिएटिव या नया कैंपेन शुरू किया है। नाम क्या है? महिलाओं के लिए पानी, पानी महिलाओं के लिए अभियान नामक एक अभूतपूर्व पहल शुरू करने के लिए ये तैयार है। तो आपसे सीधे पूछेगा कि किसने शुरू किया है, तो आवासीय और शहरी मंत्रालय की एक पहल है। ये देखिए काफी ज्यादा विवादों में घिर गई थी। एक्चुअल में जो इसरो के चेयरमैन है एस सोमनाथ, उनकी एक आत्मकथा या ऑटोबायोग्राफी आने वाली थी जिसकी किताब का नाम क्या है? निलावू कुदीचा सिमंगल। इसका देखिए अनुवाद आप करेंगे तो क्या है? शेर जिसने चांदनी को पी लिया। मतलब जो चंद्रयान की सक्सेस है और भी जो प्रोजेक्ट हमारे सक्सेसफुल हुए हैं वो इन्हीं के कार्यकाल में हुए हैं। तो इसमें लेकिन दिक्कत क्या हुई, जो इनसे पूर्व के चेयरपर्सन थे के सिवान, उसमें थोड़ा सा इनको क्रिटिसाइज कर दिया गया था, जिसकी वजह से एस सोमनाथ ने कहा है कि मैं इस बुक का पब्लिकेशन अब वापस ले लूंगा, क्योंकि बहुत ज्यादा विवादों में वो घिर गए थे। तो किताब का नाम देखिए, इसलिए विवादों से घिरी किताब है, इसलिए हमें याद रखना है निलावू कुदीचा सिमंगल। किसकी है? एस सोमनाथ सर की है, ऑटोबायोग्राफी है या आत्मकथा है। इन्होंने इसका प्रकाशन वापस लेने का फैसला किया है। यह निर्णय सोमनाथ द्वारा अपने पूर्ववर्ती के सिवन के बारे में की गई कथित आलोचनात्मक टिप्पणियों के विवाद के मद्देनजर आया है। ठीक है, तो ये इसमें काफी बड़ा चर्चा में रही। कल भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने 3 महत्वपूर्ण विभागों की देखरेख के लिए मनोरंजन मिश्रा को 1 नवंबर 2023 से नया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर या कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। तो यह अपॉइंटमेंट कल चर्चा में था। इसके अलावा देखिए आरबीआई को एक अवार्ड भी मिला है। भारतीय रिजर्व बैंक को चेंज मेकर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिसने देश की वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के लिए केंद्रीय बैंक की अटूट प्रतिबद्धता पर जोर दिया है। तो यह भी इंपॉर्टेंट है। चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड कौन से बैंक को मिला है? आपको एसबीआई दे देगा, आरबीआई दे देगा, और भी बैंक आईसीआईसीआई बैंक दे देगा। तो आरबीआई को मिला है चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड। यह देखिए थोड़ी सी स्कीम एक इंपॉर्टेंट है, कल चर्चा में थी। कर्नाटक स्वास्थ्य विभाग ने
ने अचानक दिल के दौरे और हृदय संबंधी समस्याओं से पीड़ित लोगों के इलाज के लिए डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना शुरू की है। तो ये देखिए इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा आजकल जो लाइफस्टाइल डिजीज होती हैं, बीपी है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है, वो बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं। कम उम्र में भी लोगों को हार्ट अटैक आ रहे हैं। तो अचानक दिल के दौरे और हृदय संबंधी समस्याओं के लिए कर्नाटक के हेल्थ डिपार्टमेंट ने डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना शुरू की है। स्टेट जरूर याद रखिएगा, यही कंफ्यूज करेगा, सारे साउथ के स्टेट्स आपको दे देगा। कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, यही 4 राज्य आपको दे देगा। तो इससे हमें कर्नाटक याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, ठीक है, शॉर्ट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एआई लिखा जाता है। इसके संक्षिप्त रूप को 2023 के लिए कॉलिंस वर्ड ऑफ द ईयर नामित किया गया है। यानी कॉलिंस एक डिक्शनरी है, ठीक है, हार्पर कॉलिंस के नाम से ये डिक्शनरी आती है। इसका बेसिकली एक वर्ड ऑफ द ईयर के रूप में इसको डाला गया है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा चर्चा में पिछले साल रहा। 3 देखिए डिक्शनरी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक हार्पर कॉलिंस है, एक ऑक्सफोर्ड है और एक है आपकी मैरियम वेबस्टर। ये 3 डिक्शनरी के वर्ड बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में कि इसका वर्ड कौन सा है साल का। तो ये तीनों भी आएंगे तो वो मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल कॉलिंस के वर्ड के रूप में एआई को नामित किया गया है। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी प्रवीण मधुकर पवार को 5 साल के लिए सीबीआई में जॉइंट डायरेक्टर या संयुक्त निदेशक नियुक्त किया गया है। तो नाम याद रखिएगा, प्रवीण मधुकर पवार। इसके अलावा कुछ हालिया नियुक्ति चर्चा में रही है। टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी के सीईओ और एमडी दीपेश नंदा जी को बनाया गया है। सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के अध्यक्ष यानी एएफटी, आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल, इसके जो अध्यक्ष बने हैं वो न्यायमूर्ति राजेंद्र मेनन बने हैं और इनको इसमें पुनर्नियुक्ति मिली है या रीअपॉइंट किया गया है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के सीएमडी यानी चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कोप्पू सदाशिव मूर्ति जी को बनाया गया है। डब्ल्यूएचओ के दक्षिण पूर्व एशिया का नेतृत्व किसको दिया गया है? बांग्लादेश की साइमा वाजेद को, और ये जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना जी, उनकी पुत्री हैं। यूएस हाउस के नए स्पीकर माइक जॉनसन को बनाया गया है। तो ये वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, डब्ल्यूएचओ वाला, इसको याद रखिएगा। अग्रणी डिजिटल परिवर्तन समाधान कंपनी, डिजिटल सॉल्यूशंस जो प्रोवाइड कराती है, नाम है यूएसटी। यूएसटी ग्लोबल भी आपने सुना होगा, काफी फेमस कंपनी है। इसने शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका, पर्यावरण, आपदा राहत जैसे क्षेत्रों में कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी, जिसको सीएसआर लिखा जाता है, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत इसकी बहुत ज्यादा बात की गई थी। यानी गिविंग बैक टू सोसाइटीज को बोला जाता है कि यानी आप जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं वो समाज से ही पैसा अपना अर्न करती हैं, तो आपको समाज को वापस कुछ ना कुछ लौटाना चाहिए। तो इस फॉर्म में ये इसको लौटाते हैं, हेल्थ में इन्वेस्ट करके, स्वास्थ्य क्षेत्र में इन्वेस्ट करके। तो इसमें स्थायी और प्रभावशाली योगदान के लिए यूएसटी कंपनी को 2023 के महात्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये जरूर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2023 का महात्मा पुरस्कार यूएसटी को दिया गया है। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस प्रतिवर्ष 5 नवंबर को मनाया जाता है। और आपको पता है सुनामी जो है वो जापानीज एक शब्द है, टीसुनामी, ठीक है, इस तरीके से इसको लिखा जाता है सुनामी। इसका मतलब होता है वेरी हाई ओशियनिक वेव्स, यानी बहुत ऊंची समुद्री लहरें। ये इसका अनुवाद है जापानीज भाषा से हिंदी भाषा में या इंग्लिश भाषा में। तो ये 5 नवंबर को मनाया जाता है। इस बार की इसकी थीम क्या रही? एक लचीले भविष्य के लिए असमानता से लड़ना, यानी एक फ्लेक्सिबल फ्यूचर के लिए इनइक्वालिटी से हम कैसे लड़ें या फाइट करें, वो इसकी थीम इस बार रही है। तो डेट जरूर याद रखिएगा, 5 नवंबर। आरओ की परीक्षा है या और भी कोई परीक्षा आएगी उसमें आपसे पूछ सकता है। ये देखिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, अभी बताऊंगा क्यों। सूचना आयुक्त हीरालाल समारिया ने मुख्य सूचना आयुक्त के पद की शपथ ली है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में उन्हें पद की शपथ दिलाई है। तो देखिए सूचना आयुक्त, ये पहले सूचना आयुक्त थे यानी इंफॉर्मेशन कमिश्नर थे, अब इनको क्या बनाया गया है? सीआईसी बना दिया गया है, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बना दिया गया है। और चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर इंपॉर्टेंट क्यों है? ये एक दलित वर्ग से संबंधित है और दलित वर्ग से संबंधित इस पद पर पहुंचने वाले ये पहले व्यक्ति बन गए हैं, यानी भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त ये बन गए हैं। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपसे पूछ ले। तो कहीं ना कहीं समाज के निचले वर्ग का एक अच्छा प्रतिनिधित्व बड़े लेवल पर बढ़ रहा है, तो ये कहीं ना कहीं लोगों के लिए एक मिसाल भी साबित करता है। इससे पहले, सबसे पहले भारत की जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, उनको भी वो पहली ऐसी महिला थी जनजातीय बैकग्राउंड से जिनको राष्ट्रपति भारत का बनाया गया। तो एक अच्छा मिसाल ये सब चीजें कायम करती हैं। तो अगर आपसे पूछे कि भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं, तो हीरालाल समारिया जी बने हैं। सीआईसी आपको पता है जो आरटीआई एक्ट है 2005 का, उसके तहत जो सारी इंफॉर्मेशन या जो
वर्क होता है वो आपका ये सब लोग ही करते हैं। इसमें एक CIC होता है प्लस 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं। ठीक है, तो ये इस पद पर नियुक्ति हुई है, इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बता दिया क्यों। पंजाब सोमवार को बड़ौदा पर 20 रन की जीत से पहली बार सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी टूर्नामेंट का विजेता बन गया। तो पंजाब ने पहली बार इस टूर्नामेंट को जीता है, इसलिए प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, पहला तो यही है किससे संबंधित है, क्रिकेट से संबंधित है और T20 का टूर्नामेंट होता है। पंजाब जीता है पहली बार, किसको हराकर, बड़ौदा को हराकर। विदित गुजराती ने भारत को सफलता दिलाते हुए फिडे ग्रैंड स्विस शतरंज टूर्नामेंट में ओपन वर्ग का खिताब जीता तथा प्रतिष्ठित कैंडिडेट्स टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई किया। देखिए इंपॉर्टेंट क्यों है, इसका मेल और फीमेल दोनों कैटेगरी का जो विनर है वो भारतीय हैं। इससे पहले आप नीचे पढ़ेंगे, इससे पहले रविवार को आर वैशाली, जो कि आर प्रज्ञानंदा की सिस्टर है, महिला वर्ग की विजेता बनी थी। तो फीमेल कैटेगरी में आर वैशाली जी ने खिताब जीता और मेल कैटेगरी में विदित गुजराती जी ने इस टूर्नामेंट को जीता है। इसके साथ ही इन्होंने जो कैंडिडेट्स टूर्नामेंट होता है और बड़े लेवल का, उसके लिए क्वालिफाई कर लिया। तो ये भी आपसे पूछ सकता है। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर। महिला हॉकी एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का टाइटल किसने जीता, तो भारत ने जीता है। किसको हराया फाइनल में, जापान को हराया भारत ने 4-0 से। कहां पर हुआ था, रांची में, झारखंड में। गंगा उत्सव के 7वें संस्करण का आयोजन कहां किया गया है, तो नई दिल्ली में किया गया है। हाल ही में किस क्षेत्र में गेको की, तो गेको देखिए छिपकली की एक प्रजाति होती है, तो गेको उसको बोला जाता है, GECKO, गेको। एक नई प्रजाति की खोज की गई है, कहां पर, पश्चिमी घाट में। इसके अलावा मैंने बताया स्नेल या घोंगे की नई प्रजाति की खोज कहां की गई है, अरुणाचल प्रदेश की एक गुफा में की गई है। ठीक है, एलिसियस हिमालय उसका नाम रखा गया है। फाइड या इसको फिडे लिखते हैं, FIDE। ठीक है, फिडे महिला ग्रैंड स्विस 2023 का टाइटल भारत की किस चेस खिलाड़ी ने जीता है, आर वैशाली ने। और मेल कैटेगरी में किसने जीता है, विदित गुजराती ने इसको जीता है। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, हीरालाल सामरिया जी को, और भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त ये हैं। वनडे क्रिकेट में सचिन के शतकों की बराबरी किस बल्लेबाज ने की है, तो 49 शतक अभी विराट कोहली ने बनाए हैं, जो पिछला हमारा साउथ अफ्रीका से मैच हुआ था उसके दौरान। साल 2025 में 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो बांग्लादेश एशियाई आर्चरी चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। तो यही सारे देखिए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स चर्चा में है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यूजफुल लगा हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इसका PDF अभी थोड़ी देर में आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा पूरे हफ्ते का, तो आप वहां से डाउनलोड इसको कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।